गुरुकुल विद टाइम में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत है। अगर आप केमिस्ट्री में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो गुरुकुल विद टाइम के साथ जुड़ करके एक बार फ़ायदा उठाएं। अभी हम लोग फर्स्ट लेसन का ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस। उसी में से हम कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिए हैं जिस प्रश्न का हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे आसान अच्छा तरीके से और उसके बाद फिर उसका आंसर देने का कोशिश करेंगे। जैसे देखेंगे बोर्ड पर सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय है। जो हमारा प्रश्न दिया गया है, पूछा गया कि निम्न में से कौन एक अक्रिस्टलीय है। अक्रिस्टलीय का मतलब होता है, जैसे पढ़े होंगे तो अक्रिस्टलीय का मतलब होता है कि जिसका आकार क्या होना चाहिए, निश्चित ज्यामितीय की अनिश्चित, ध्यान में रखना है बस यही का। अगर अनिश्चित ज्यामितीय आकार कहेगा तो उसी के लिए क्रिस्टलीय। तो यहां पर सबसे पहला प्रश्न जो दिया गया, निम्न में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय है, तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है पॉलीस्टाइरीन, जिसका मतलब होता है इसमें भी पीवीसी आएगा, को हम लोग बोलते हैं पॉलीस्टाइरीन। दूसरा ऑप्शन है टेबल सॉल्ट यानी कि खाने वाला नमक। तीसरा ऑप्शन है सिलिका और चौथा नंबर में है हीरा। तो हमारा सबसे जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। कौन सा? पॉलीस्टाइरीन। यानी कि अगर हम पढ़े होंगे अच्छे तरीके से तो पता होगा कि अक्रिस्टलीय ठोस कौन होता है, तो पॉलीस्टाइरीन होता है। चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड प्रश्न दिया गया है कि हीरे के लिए निम्न में से क्या सही है। हीरा के लिए क्या सही दिया गया है, क्या गलत दिया गया है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को पढ़ा जाए। हीरा विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। क्या हीरा विद्युत का सुचालक होता है? फिर दिया हुआ हीरा मृदु है, यानी कि क्या हीरा मुलायम होता है? अगर हीरा मुलायम होगा तब भी सही होगा। तीसरा, हीरा ताप का कुचालक है। क्या है? ताप का कुचालक है। और ऑप्शन डी में दिया गया है कि हीरा कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हीरा विद्युत का सुचालक है कि नहीं है। तो यहां पर सही है दिया हुआ, यानी हीरा विद्युत का सुचालक नहीं है। हीरा क्या होता है? कठोर होता है। यहां क्या दिया हुआ है? मुलायम। ऑप्शन दिया है कि हीरा ताप का कुचालक है, यानी कि यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि हीरा का जब आकार बनाया जाएगा तो वहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलेगा, तब जाकर के क्या बनेगा? हीरा का आकार बनेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, हीरा ताप का क्या हो जाएगा? कुचालक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है। क्रिस्टलीय ठोस का गुण कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले दिया गया है असमदैशिक, यानी कि जिसको हम विषमदैशिक भी बोलते हैं। ऑप्शन बी दिया गया है समदैशिक। ऑप्शन सी है कठोरता और ऑप्शन डी है घनता, यानी कि घनत्व। ऑप्शन जो डी दिया गया है, क्या दिया गया है? घनत्व से दिया गया है। तो बताओ कि कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है। यहां पर नहीं पूछ रहा है। अगर हाँ कहता तो कुछ भी लगा सकते हैं। यहां पर क्या प्रश्न पूछ रहा है? नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो यहां पर देखेंगे कि समदैशिक नहीं होता है, क्योंकि जो भी क्रिस्टलीय ठोस होगा कैसा होगा? विषमदैशिक होगा। तो ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। दिया हुआ प्रश्न दिया गया है कि कौन विद्युत का सुचालक है, यानी कि अगर हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस जो होगा वही विद्युत का क्या होगा? सुचालक। अक्रिस्टलीय ठोस जो होगा वो विद्युत का सुचालक नहीं होगा। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन में है हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन और अक्रिस्टलीय कार्बन। तो यहां पर देखेंगे तो हीरा हमारा क्या हो जाएगा? कुचालक हो जाएगा। सिलिकॉन हमारा क्या है? अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक। अक्रिस्टलीय वाला हमारा हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन कौन बच जाएगा? बी। क्या दिया गया है? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या हो जाएगा? सुचालक हो जाएगा। और ग्रेफाइट किसका प्रूफ है?
तो ग्रेफाइट अगर अप्रूफ पूछेगा तो कार्बन का है, किसका? कार्बन का। और हीरा भी किसका अप्रूफ है? कार्बन का। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है कि एक क्रिस्टलीय ठोस है, यानी कि पहचानना है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस है। ठोस से द्रव में तेजी से परिवर्तन होता है जब उसे गर्म किया जाता है। कहा गया कि जब किसी क्रिस्टलीय ठोस को क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो वो द्रव में तेजी से परिवर्तित होगा। क्या ठोस क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक नहीं होता है? यहां पर लगा दिया निश्चित। क्या ठोस पदार्थ का निश्चित गलनांक नहीं होता है? ऑप्शन सी में दिया गया है ज्यामिति में सरलता से डिफॉर्मेशन, यानी कि टूटना, ज्यामितीय आकार का आसानी पूर्वक बनना। और ऑप्शन डी गया है कि यह धीरे धीरे मुलायम होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है यही सही है कि जब किसी हम क्रिस्टलीय ठोस को गर्म करते हैं तो वह धीरे धीरे किसमें परिवर्तित होना चालू हो जाता है? द्रव में। अगर एग्जाम्पल लिया जाए आइस का, यानी कि जब बर्फ को गर्म किया जाएगा तो तेजी से, जैसे हम बर्फ को गर्म करेंगे तो तुरंत यह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? द्रव में, यानी कि जल में कन्वर्टेड हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 6 पर बढ़ते हैं। दिया गया है कि कौन सा ठोस सबसे दुर्बल अंतराण्विक बल होता है। कौन सा बल पूछ रहा है? अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल क्या है? कि जब ठोस के दो कण के बीच बल पाया जाएगा, मान लिया जाए कि कोई ठोस है और इसके कण के बीच जो बल पाया जाता है, इसी कण को हम लोग अंतराण्विक बल बोलते हैं। तो कह रहा किसमें सबसे दुर्बल, यानी कि सबसे कमजोर किसमें पाया जाएगा? बर्फ में, फास्फोरस में, नेफ्थलीन में, कि सोडियम फ्लोराइड में। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या सभी ठोस है। तो सभी के सभी ठोस है, बर्फ भी है, फास्फोरस भी है, नेफ्थलीन भी है और सोडियम फ्लोराइड भी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बर्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेफ्थलीन का मतलब होता है फिनाइल का जो गोली आता है, वही है हमारा क्या? नेफ्थलीन। तो जब बर्फ देखोगे कि बर्फ को जैसे ही खुला छोड़ेंगे तो अपने अपने क्या होना चालू हो जाएगा? पिघलना चालू हो जाएगा। यानी कि उसमें कौन सा बल है? अंतराण्विक बल कम है, हाँ दुर्बल है। अगर पूछेगा कि बर्फ में कौन सा बंधन पाया जाएगा, तो हाइड्रोजन बंधन। कौन सा बंधन? हाइड्रोजन बंधन। और यह किस प्रकार के ठोस का उदाहरण है? किस प्रकार के ठोस का उदाहरण है? आणविक ठोस का उदाहरण है। किसका हो जाएगा? आणविक सोट। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। आयोडीन क्रिस्टल को निम्न में से किस समूह में रखते हैं? आयोडीन पूछ रहा है कि आयोडीन जो है इसको किस क्रिस्टल में के रूप में रखेंगे? आयनिक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल कि सहसंयोजक क्रिस्टल? तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या आयन के रूप में आयोडीन है, तो जवाब मिलेगा कि नहीं। क्या धातु के रूप में है, तो आयोडीन धातु नहीं, क्या है? अधातु है। क्या आणविक है, तो जिस आयोडीन किस रूप में है? अणु में है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि आयोडीन क्रिस्टल के किस समूह में रख सकते हैं? तो सर आणविक क्रिस्टल के रूप में रख सकते हैं। आयन के रूप में रहता तो कौन सा हो जाता? आयनिक क्रिस्टल। अगर धातु के रूप में रहता तो धात्विक क्रिस्टल। और यदि नेटवर्क या जाल बनाता तो कौन सा हो जाता? सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस हो जाता। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है कि निम्न पदार्थों में से किसका स्पष्ट गलनांक नहीं है। तो जब हम थ्योरी पढ़े होंगे तो हमें पता होगा कि अगर अक्रिस्टलीय ठोस होता है तो उसका गलनांक अनिश्चित होता है। यानी कि इसमें अब खोजना है अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्या पोटेशियम क्लोराइड है, क्या ग्लास है, क्या बर्फ है, क्या हीरा है? तो देखेंगे कि कांच हमारा कैसा ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस। तो आंसर क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। एक क्रिस्टलीय ठोस में होता है, क्रिस्टलीय ठोस में क्या पाया जाएगा? दीर्घ परासकोटि पाया जाएगा, कि लघु परासकोटि पाया जाएगा, कि अनिश्चित व्यवस्था पाया जाएगा, कि इनमें से कोई नहीं। तो जब हम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस के, तो कहता है कि क्रिस्टलीय ठोस में क्या पाया जाएगा? दीर्घ परासकोटि पाया जाएगा। और अक्रिस्टलीय ठोस रहेगा तो उसमें कौन सा ठोस पाया जाएगा? लघु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। अब प्रश्न संख्या 10 पर चला जाए। निम्न में से कौन सा धात्विक ऑक्साइड प्रति लौह चुंबकीय है?
इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा धातु का ऑक्साइड, कौन से धातु का ऑक्साइड जो होगा क्या होगा, प्रतिलोह चुंबकीय होगा, यानी कि लोहा के अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि सभी आगे वाला का क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा। और जब आगे से निकाल करके देखेंगे तो हमको आंसर पता चल जाएगा। जैसे मैग्नीज का निकालेंगे, टाइटेनियम का निकालेंगे, वैनेडियम का निकालेंगे और क्रोमियम का निकालेंगे। तो देखेंगे कि सर टाइटेनियम का कितना होता है परमाणु संख्या 23, वैनेडियम का कितना होता है 22, अस्कैडियम का कितना होगा 21, क्रोमियम का कितना होगा 24, मैग्नीज का कितना होगा 25। तो ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं कि जिसका परमाणु संख्या ज्यादा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहीं से मार करके निकल जाएंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड। नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे और उसके बाद भी इसको फिर हम चेक करके बना सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय रूप है। क्वार्ट्ज कह रहा है कि किसका क्रिस्टलीय रूप है, सिलिका का, सोडियम सिलिकेट का, सिलिकॉन कार्बाइड का कि सिलिकॉन का। क्वार्ट्ज का मतलब आखिर होता क्या है, क्वार्ट्ज किसका होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा क्वार्ट्ज मतलब सिलिका। क्या, क्वार्ट्ज मतलब सिलिका। तो क्वार्ट्ज किसका क्रिस्टलीय रूप हो जाएगा बबुआ, तो सिलिका का हो जाएगा। इसमें सभी में सिलिका ही आया हुआ है, इसमें भी आया हुआ है सिलिकेट, सिलिका से सिलिकॉन एक अलग है और इसमें भी सिलिकॉन एक चीज अलग है। लेकिन यहां देखोगे सिलिकॉन कार्बाइड तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा SiC, क्या हो जाएगा, सिलिकॉन का मतलब क्या Si, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 और सिलिका मतलब होता है SiO2। तो यही किस रूप में पाया जाएगा, क्रिस्टल के रूप में यानी क्वार्ट्ज के रूप में। प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। सिलिकॉन क्या है, पूछ रहा है कि सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है, कुचालक है, चालक है, कोई नहीं। तो हम लोग कि धातु मतलब क्या, धातु का मतलब है सुचालक। उसके बाद अधातु, अधातु का मतलब होता है कुचालक, कुचालक। और जिनमें इन दोनों का गुण पाया जाए उसको बोलते हैं उपधातु बोलते हैं। और उपधातु मतलब क्या, अर्धचालक। तो सिलिकॉन हमारा क्या है, उपधातु है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अर्धचालक हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट चलते हैं। दिया गया है कि किसी पदार्थ को दो या दो से अधिक संरचना बनाने की क्षमता क्या कहलाता है। कह रहा है कि कोई भी पदार्थ होगा यदि दो या दो से अधिक संरचना बनाता है, क्या बनाता है, दो या दो से अधिक संरचना, तो उस क्षमता को क्या कहते हैं, तो उस क्षमता को हम लोग समावयवी कहते हैं। क्या कहते हैं, समावयवी कहते हैं। और इस प्रकार की जो घटना होता है उस घटना को समावयवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समावयवता कहा जाता है। तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में दिया गया है विषमलंबाच सल्फर की संरचना। अब यहां पर सल्फर के बारे में बताया गया है। तो सल्फर हमारे पास तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के। एक होता है विषमलंबाच, एक होता है एकांतच और एक होता है प्लास्टिक। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है विषमलंबाच सल्फर की संरचना। तो विषमलंबाच के अगर देखा जाए तो इसमें बताया जाता है कि इसके अणु किस रूप में पाए जाते हैं, S8 के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं, S8 के रूप में। तो हमारे पास देखेंगे क्या खुली श्रृंखला बनाता है, कि चतुष्फलकीय बनाता है, कि पैक 6 मेंबर रिंग बनाता है, कि पैक 8 मेंबर रिंग बनाता है। तो हम लोग पढ़े होंगे कि ये जो विषमलंबाच गंधक होगा खुली श्रृंखला का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, खुली श्रृंखला का निर्माण करेगा। जब देखेंगे तो यहाँ पर बताए थे कि S8 के रूप में पाया जाएगा, यानी कि इस प्रकार से पाया जाएगा। लेकिन अगर विषमलंबाच के जगह पर एकांतच गंधक रहता तो एकांतच गंधक किसका निर्माण करता है, तो रिंग का निर्माण करता है। और अगर प्लास्टिक गंधक कहेगा तो उसका आकार सर्पिलाकार होगा। क्या हो जाएगा, सर्पिलाकार। प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। CaF2 यानी कैल्शियम फ्लोराइड का त्रिविमीय जालक होगा, यानी कि 3 डायमेंशनल जब पढ़ेंगे तो कह रहा कैसा होगा,
फलक केंद्रित घन, यानी फलक मतलब एफसीसी, अंतः केंद्रित ईसीसी, अंतः केंद्रित मतलब हो जाएगा बीसीसी, और सरल मतलब एससीसी, और षटकोणीय मतलब एचसीपी। तो पूछ रहा है कि कौन सा होगा कैल्शियम क्लोराइड में। कैल्शियम क्लोराइड में कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा एफसीसी। क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड कैसा बनाएगा, एफसीसी बनाएगा। बीसीसी कौन बनाएगा, तो आगे प्रश्न इस प्रकार के और दिए गए हैं, आ जाएगा। प्रश्न 16, घन समन्वय के लिए त्रिज्या अनुपात का मान। घन समन्वय यानी कि किसके लिए, क्यूबिक कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए पूछ रहा है, क्यूब के लिए, किसके लिए, तो कह रहा है कि क्या 0.732 से 1 तक होगा, कि 0.225 से 0.414 तक होगा, कि 0.00 से लेकर 0.414 तक होगा, कि 0.414 से 0.732 होगा। तो इसमें जब हम देखेंगे तो हम लोग पढ़े होंगे कि कहीं भी मान शुरुआत होता होगा तो 0 से लेकर के 1 तक जाता है, और इसी के बीच त्रिज्या अनुपात का मान रहता है। तो प्रश्न पूछा है घन समन्वय के लिए, किसके लिए, घन समन्वय के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0.7 के कितना तक, 1 तक। प्रश्न संख्या 17 पर बढ़ते हैं। विभिन्न क्रिस्टल तंत्रों से कुल कितने त्रिविमीय जालक प्राप्त होते हैं। पूछ रहा है कि अगर सभी प्रकार के क्रिस्टल को मिलाया जाए, सभी प्रकार के इकाइयों को मिलाया जाए तो कितने प्रकार के जालक बनेंगे, 7, 14, 32, 230। तो अगर मिला करके बनाया जाएगा तो 14 को त्रिविमीय जालक बनता है। कितना बनता है, 14 त्रिविमीय जालक बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेविस जालक बोलते हैं, ब्रेविस जालक बोलते हैं। प्रश्न संख्या 18 पर चलते हैं। पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल में किस प्रकार का जालक पाया जाता है। पूछ रहा है कि केसीएल में किस प्रकार का पाया जाएगा, एफसीसी पाया जाएगा, कि बीसीसी पाया जाएगा, कि सिंपल वाला पाया जाएगा, कि इसमें भी दो, एक क्यूब है और एक है चतुष्कोणीय, यानी कि फलक वाला, और एक है घन वाला। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा हमारा का, पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल किस रूप में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फलक केंद्रित। कैसा हो जाएगा, फलक केंद्रित। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड के इकाई सेल में कितने अणु होते हैं। सोडियम क्लोराइड में पूछ रहा है NaCl में इकाई सेल में कितने अणु होते हैं। तो ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। तो आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 4। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। एकांतच क्रिस्टल में विमाय होता है। एक नताक्ष में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, A बराबर B, अल्फा गामा 90 डिग्री और बीटा भी 90 डिग्री। ऑप्शन बी कह रहा A बराबर B बराबर C, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। ऑप्शन सी है A बराबर B बराबर C, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री। यहां भी बराबर दे दिया गया है, इसमें कर देंगे नॉट इक्वल टू। A बराबर B बराबर C, सब में बराबर दिया गया, इसको क्या करेंगे, इसमें बराबर नहीं कर देंगे। तो कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन हमारा, एकांतच के लिए पूछेगा तो, एकांतच के लिए पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि A बराबर B हो सकता है लेकिन C नहीं होगा बराबर, यानी कि A बराबर B बराबर C, यानी कि नॉट इक्वल टू क्या कर दोगे, C कर दोगे। अल्फा बराबर गामा बराबर कितना 90 डिग्री, और बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इस अनुसार से हमारे पास कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको फिर कर लेंगे। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दिया हुआ है टाइटेनियम क्लोराइड की संरचना सीजियम क्लोराइड के समान है, तो टाइटेनियम क्लोराइड में त्रिज्या अनुपात होगा। बनाया गया है इसके समान है, तो इसका संरचना पूछ रहा है। टाइटेनियम क्लोराइड की संरचना क्या हो जाए, 0.15 से लेकर के 0.225, 0.25 से लेकर के 0.415, 0.414 से लेकर 0.732, कि 0.73 से लेकर के 1 तक। तो जैसे ही हम इस प्रश्न को देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा फिर वही वाला 0.732 से लेकर कितना तक, 1 तक।
प्रश्न संख्या नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक क्रिस्टल तंत्र में A बराबर B बराबर C है, यानी कि A बराबर B बराबर C है, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना डिग्री दिए हुए हैं, 90 डिग्री दिए हुए हैं। तो पूछ रहा है कि तंत्र कैसा होगा, चतुष्कोणीय होगा, षटकोणीय होगा, रोम्बोहेड्रल होगा कि मोनोक्लिनिक होगा। तो जल्दी से ऑप्शन लगाया जाए, कौन सा हो जाएगा, कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें क्या, रोम्बोहेड्रल। क्या हो जाएगा, रोम्बोहेड्रल। ऐसे इसका होना चाहिए घनीय इसका आंसर। प्रश्न संख्या 23, जेडएनएस की संरचना है, कैसा होगा जेडएनएस की संरचना, एफसीसी, ईसीसी की सरल घन मतलब कि सिंपल वाला, कि फ्लोराइड संरचना, यानी कि फ्लोराइड संरचना पूछ रहा है कि जेडएनएस की संरचना कैसा हो जाएगा, जेडएनएस की संरचना कैसा हो जाएगा। तो इसमें जो संरचना बनाएगा जिंक सल्फाइड कैसा बनाएगा, फ्लोराइड बनाएगा। कैसा बनाएगा, फ्लोराइड बनाएगा। प्रश्न संख्या 24 की ओर चलते हैं। फलक केंद्रीय घनीय जालक की इकाई कोशिका में, एफसीसी में पूछ रहा है कि घनीय जालक की इकाई कोशिका में समान परमाणु की कितने चतुष्फलकीय रिक्तियां होती है, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा कि 10 होगा, 4 होगा कि 6 होगा कि 10 होगा। तो फलक केंद्रित में कह रहा है किसका, घनीय के लिए, तो कितना हो जाएगा आंसर, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन सी इकाई सेल की बीमारी घनीय इकाई का प्रदर्शित करता है। अभी बताए थे कि उस जो पीछे पढ़े थे घनीय इकाई वाला, यानी A बराबर B बराबर क्या हो जाएगा, C, अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ऑप्शन ए में भी दिया गया है और ऑप्शन बी अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री नॉट गामा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या नेक्स्ट चलते हैं। डायमंड, डायमंड का मतलब पूछ रहा है हीरा के बारे में। हीरा के प्रति एक कोष्ठक में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितना होगा। हीरा मतलब कह रहा है कि एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या कितना होगा, 1 होगा, 4 होगा, 8 होगा कि 6 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 8 होगा कि 6 होगा। तो इसका डायमंड का एकक कोष्ठिका में कहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एकक कोष्ठिका कार्बन परमाणु यानी कि जब एक से जुड़ेगा तब आंसर क्या हो जाएगा, 1 परमाणु। अगर 2 अन्य से परमाणु से जुड़ेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में पढ़ते हैं। यदि एक घन के फलक की लंबाई है, फलक के घन की लंबाई है और घन के अंतः केंद्रित परमाणु एवं कोने वाले परमाणु के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ पर डी में कर देते हैं नॉट ऑफ। तो 3/4a कि 3/4a दोनों में ऑप्शन सेम ही है। यहाँ पर है 2/3, इसमें कर लेंगे 4/3a। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, यदि एक घन के लिए कह रहा है तो आंसर हो जाएगा हमारा 3/4a। इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं किसकी दूरी, परमाणु और कोने के बीच की दूरी। प्रश्न संख्या देखेंगे। समान गोले के अंतः केंद्रित घनीय जालक में निकट पड़ोसियों की संख्या, कह रहा अंतः केंद्रित में यानी कि बीसीसी में निकट पड़ोसियों की संख्या कितना होगा, 8, 4 होगा कि 2 होगा। तो प्रश्न संख्या देखेंगे 28 में जो दिया गया है उसके अनुसार से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, समान अंतः केंद्रित कर रहा है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अंतः केंद्रित घनीय का एक उदाहरण है, यानी कि अगर बात किया जाए ईसीसी का, किसका, ईसीसी का, तो अंतः केंद्रित घनीय का एकक उदाहरण हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर। तो अगर ईसीसी में बात किया जाएगा तो सोडियम अगर सिंपल रहेगा तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम लग जाएगा, इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। यानी कि अंतः केंद्रित में क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। निम्न में से किसमें रॉक सॉल्ट संरचना पाई जाती है, कह रहा कि रॉक सॉल्ट किसमें पाया जाएगा, स्ट्रांसियम फ्लोराइड में,
मैग्नेस ऑक्साइड में, कैल्शियम फ्लोराइड में, कि सोडियम ऑक्साइड में? रॉक सॉल्ट संरचना किसमें पाया जाएगा, यानी कि रॉक सॉल्ट का मतलब चट्टान के रूप में, तो चट्टान के रूप में किसमें पाया जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? सोडियम ऑक्साइड। प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। फ्लोराइड संरचना में कैल्शियम 2+, यानी कि फ्लोराइड संरचना, यानी कि जब कैल्शियम फ्लोराइड बनेगा तो कह रहा कि आयनों की समन्वय संख्या कितना होगा? तो इसमें जब जाओगे तो इस प्रकार से पढ़ा हुआ गया होगा, AB प्रकार का, A2B प्रकार का और AB2 प्रकार का, ये 3 प्रकार के पढ़ते हैं। तो अगर समान रहेगा, अगर दोनों समान रहेगा तो दोनों में 4-4 पाए जाएंगे। अगर A2B रहेगा तो कुछ अलग होगा, यानी कि इसमें कम रहेगा, इसमें ज्यादा रहेगा, और AB2 रहेगा तो इसमें ज्यादा और इसमें कम रहेगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले नंबर पर। एक आयनिक यौगिक इकाई सेल में A आयन घन के कोनों पर है और B आयन घन के फलकों के केंद्र पर है, यानी कि A कहां रहेगा? आयन के कोना पर, और B कहां रहेगा? फलक के केंद्र पर। तो कहता है कि इस यौगिक के लिए मूल अनुपाती सूत्र क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा, A2B हो जाएगा, कि AB3 हो जाएगा, कि A3B हो जाएगा? मूल अनुपाती सूत्र पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताया जाए। 32। एक आयनिक यौगिक में पूछ रहा है कि घन पर पूछेगा तो क्या होगा आंसर? AB हो जाएगा, A2B होगा, कि AB3 होगा, कि A3B होगा? तो अगर यहां पर देखे जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? AB3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक फलक केंद्रित क्यूबिक यानी कि FCC में पूछ रहा है कि परमाणु A कोनों पर स्थित है तथा B परमाणु फलक केंद्र पर स्थित है। इस बार प्रश्न चेंज कर दिया है, प्रश्न उसी प्रकार से पूछा है, लेकिन इस बार क्या दिया है? FCC दिया है। क्या दिया है? FCC दिया है। पूछ रहा है कि बिंदु से हटा दिया जाए तब यौगिक का, करा कि एक परमाणु को किसी एक फलक केंद्र के बिंदु से हटा दिया जाए तब इसका क्या होगा? कौन सा सूत्र? यौगिक सूत्र क्या होगा? A2B होगा, AB2 होगा, A2B3 होगा, कि A2B5 होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा A2B3। प्रश्न संख्या नेक्स्ट। घनीय संकुलित संरचना में और अंतः केंद्रित संकुलित संरचना में रिक्त स्थान पूछ रहा है। सबसे पहले पूछ रहा है घनीय में, यानी कि SCC में, और फिर पूछ रहा है ECC में। तो दोनों का संरचना क्या निकालना है? रिक्त निकालना है, मतलब खाली स्थान कितना पाया जाता है, ECC में कितना पाया जाता है और SCC में कितना पाया जाता है। तो अगर एक भी पता रहेगा तो इसमें से देखो, पहले देखेंगे कि 26% दोनों में सेम सेम नजर आ रहा है। उसके बाद देखेंगे कि एगो में 32% है, एगो में 48% है, यानी कि अगर अंतः केंद्रित में से अगर हमको पता है कि मान लिया जाए कि 32% होता है, और कोई में ऑप्शन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा होगा। अगर इधर वाला याद है कि घनीय में कितना परसेंट होगा, तब भी आगे में देखोगे कि एक ही में 26 है। 48% की 26% करा घनीय में, क्या घनीय में 48% होता है? तो अगर होता आंसर तो हमारा क्या हो जाता? सही हो जाता। अगर 30% भी होता तब भी सही हो जाता। घनीय में कितना होता है? 26%, और 26% किसी में ऑप्शन नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कह रहा कि एक परमाणविक पदार्थ जेकरा में परमाणु की संख्या कितना रहना चाहिए? 1 रहना चाहिए। तो कह रहा कि एक परमाणविक पदार्थ के फलक केंद्रित यानी कि FCC में घनीय इकाई से सेल में उपस्थित परमाणु या अणुओं की संख्या क्या कह रहा है? फलक केंद्रित घनीय इकाई में परमाणु की संख्या कहेगा तो डायरेक्ट मारेंगे 4। कह रहा कि ब्रैग समीकरण में n लैम्डा बराबर 2d है, तो n प्रदर्शित करता है, यानी कि n यहां पर जो क्या प्रदर्शित कर रहा है?
मोल की संख्या कर रहा है, कि मुख्य क्वांटम संख्या कर रहा है, एवोगाड्रो की संख्या कर रहा है, कि परावर्तन की कोटि कर रहा है। यानी कि n जो हमारा होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन की दर होगा। जी बोला, आई हूँ ना, ठीक है, हिये है तुम, हिये है तुम, हिये ही बात है, ठीक है बा। का होले हो? हाँ, बाप रे बाप।